लोकसभा चुनाव में छठे चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें वोटर्स 162 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। यूपी में सुल्तानपुर, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही, फूलपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है। आंकड़ों के लिहाज से अगर बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव में तो इन 14 सीटों में से 13 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। इस चरण में सपा के धर्मेंद्र यादव, बीजेपी के दिग्गज मेनका गांधी, जगदंबिका पाल, दिनेश लाल यादव निरहुआ, कृपा शंकर सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। साथ ही बीजेपी के सहयोगी पार्टियों में सुबह सपा, निषाद पार्टी और अपना दल की भी प्रतिष्ठा और भविष्य भी दांव पर है। इस चरण में राजा भैया और धनंजय सिंह के हनक और रुतबे की तो परीक्षा होगी ही, साथ ही भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की रणनीति की अग्नि परीक्षा भी होनी है। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए तैयारी पूरी कर ली है। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई हैं और पारा 45 डिग्री के आसपास पहुंचा हुआ है। लिहाजा गर्मी में कल वोटर्स को निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। गर्मी मतदान में बाधा ना बने, इसके लिए चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर धूप से बचने के खास इंतजाम भी किए हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आजमगढ़, भदोही और साथ ही सिद्धार्थनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर धूप से बचने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं ताकि लोग आराम से अपना वोट कास्ट कर सकें। सुल्तानपुर, 39 प्रतापगढ़, 51 फूलपुर, 52 इलाहाबाद, 55 अम्बेडकर नगर, 58 श्रावस्ती, 60 डुमरियागंज, 61 बस्ती, 62 संत कबीर नगर, 68 लालगंज अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, 69 आजमगढ़, 73 जौनपुर, 74 मछली शहर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, 78 भदोही। इसके अलावा कल विधानसभा उपनिर्वाचन भी है 292 गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र में। कल प्रातःकाल 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और सायंकाल 6 बजे तक चलेगा। वाराणसी में जेपी नड्डा ने बैठक की। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ में ये मीटिंग की। बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बैठक में चुनाव को लेकर जीत का मंत्र दिया गया। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी में जेपी नड्डा ने बैठक की है। बीजेपी के तमाम पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए और बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस बैठक में मौजूद थे, जिन्हें जेपी नड्डा ने जीत का मंत्र दिया। और अब आखिरी चरण में वाराणसी में भी इलेक्शन होना है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सातवें चरण के लिए सीएम योगी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी ने महराजगंज में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी करारा हमला बोला। उन्होंने राहुल और अखिलेश के गठबंधन को अनर्थकारी बताया। साथ ही कहा कि इनका ब्रांड नया है पर माल वही पुराना है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, महराजगंज की, देवरिया की और गोरखपुर की। आज 3 जगह पर मुख्यमंत्री ने जनसभा की, जनता को संबोधित किया। साथ ही विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा और साथ ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भी उन्होंने कहा कि ब्रांड नया है लेकिन माल वही पुराना है। और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी ये गठबंधन होता है 2 लड़कों की, ये बड़ा अनर्थकारी है। जब भी बनता है आतंकी घटनाएं घटित होती हैं। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार। अयोध्या में रामलला के मंदिर पर हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम किया था, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कार्रवाई को हस्ताक्षर किए थे। वो तो न्यायालय ने रोक दिया था। ब्रांड नया बनाया है लेकिन माल पुराना ही है, इनका भी कुछ भी नया नहीं है।
ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ी खबर यूपी से है। यूपी की योगी सरकार ओबीसी कोटे में मुसलमानों को दिए जा रहे आरक्षण की समीक्षा करने जा रही है। पिछली सरकार में दिए आरक्षण की समीक्षा होगी। तो ओबीसी कोटे से जो रिजर्वेशन दिया गया था मुसलमानों को, उसको लेकर समीक्षा की जाएगी और पिछली सरकारों ने जो आरक्षण दिया था उन सभी को लेकर अब समीक्षा की जाएगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का तत्काल पालन होना चाहिए और इस प्रकार की देश के किसी भी राज्य में गड़बड़ियां हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी इसकी व्यापक समीक्षा करने का काम करेंगे, जांच करने का काम करेंगे, क्योंकि ओबीसी के अधिकारों को भारतीय जनता पार्टी दिलाने का काम करती है, किसी को छीनने नहीं देंगे और कोई चीज पर्दे के पीछे अगर हो रहा था तो उसे उजागर करने का काम करेंगे। आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आजम खान को 7 साल की सजा मिली थी, हाईकोर्ट ने अब उस पर रोक लगा दी है। आजम खान के साथ में उनके परिवार को भी जमानत मिल गई है। आजम की पत्नी तंजीम फातिमा और साथी अब्दुल्ला आजम को भी जमानत दी गई है। ये राहत 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले को लेकर दी गई है। हालांकि पत्नी और बेटे की सजा पर रोक नहीं लगाई गई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट से आए फैसले के बाद में आज आजम और अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, जबकि तंजीम फातिमा जमानत मिलने के बाद में जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि तंजीम फातिमा के ऊपर कोई दूसरा मामला दर्ज नहीं है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने श्री आजम खान को, अब्दुल्ला आजम खान को और तंजीम फातिमा को बेल ग्रांट कर दिया है। जो रिवीजन उन्होंने फाइल किया था निचली अदालत के आदेश के खिलाफ, जिसमें उनको सजा की गई थी 7 साल की, फर्जी वोटर आईडी बनाने की, फर्जी पासपोर्ट बनाने की और फर्जी डेट ऑफ बर्थ दर्शाने की। साथ ही साथ आजम खान ने ये भी प्रेयर किया था कोर्ट से कि उनके जो कन्विक्शन है उसको स्टे किया जाए, जिसमें कि वो आगे जाके उनके लिए दिक्कत ना हो, तो उसको भी कोर्ट ने स्टे कर दिया है। तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान की जो रिलीफ थी कन्विक्शन को स्टे करने के लिए, वो सिर्फ कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्या ग्राउंड इसमें यह था कि कोई भी एलिगेशन नहीं था 467 का, कोई भी फोर्जरी नहीं थी, सिर्फ प्रिजम्पशन पे एफआईआर लॉन्च हुई थी, सिर्फ प्रिजम्पशन पे एविडेंस दिए गए थे। किसी तरीके का कोई साक्ष्य जो है वो दौरान ट्रायल पेश नहीं किया गया। क्यों तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अब्दुल्ला आजम खान और तंजीम फातिमा का कन्विक्शन स्टे नहीं हुआ है और बेल तीनों की हुई है, तो ये राहत नहीं कही जाएगी। और बाकी आजम खान साहब की हो गई है, वो स्टे होगी कन्विक्शन। जी हाँ, तो उसका फैसला हम पढ़ेंगे, पहले पूरा फैसला आ जाए, पूरा फैसला पढ़ने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। आप शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना के अधिवक्ता हैं, आगे आप लोग इसमें क्या प्रोसीड करेंगे? ये देखिए, पूरा जजमेंट जब आ जाएगा उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद ही आगे फैसला लिया जाएगा। अभी तो रिवीजन की सुनवाई आगे भी होगी इसमें? जी हाँ, बिल्कुल होगी। अभी रिवीजन की सुनवाई होगी तीनों की। 18 अक्टूबर 2023 को 7-7 साल की सजा की गई। इस सजा के अगेंस्ट ये लोग एडीजे एमपीएमएलए कोर्ट में रामपुर में गए, वहां से ये सजा कंटिन्यू की गई। उसके बाद इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में इसका अपील दाखिल की थी। आज उस मामले में इनको बेल मिली है। हम पूरे ऑर्डर को स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करने के बाद हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसकी अपील में जाएंगे। पूरी तैयारी सुप्रीम कोर्ट? हाँ, पूरी तैयारी है और हमें पूरी उम्मीद है कि सत्य की जीत होगी। चंदौली में बीजेपी नेता के कार खरीदने पर शोरूम में जाकर माला पहनाना शिवाला चौकी प्रभारी को भारी पड़ गया। चौकी प्रभारी ने बीजेपी नेता के साथ में केक भी काटा था और एसपी ने चौकी प्रभारी को लाइन हासिल कर दिया। मामले की शिकायत डीआईजी ओपी सिंह तक भी पहुंची थी। इसके बाद में अनुशासनहीनता के आरोप में चौकी प्रभारी पर कार्रवाई की गई। पश्चिमी यूपी में नकली नोटों का खेल उजागर हुआ है। इस मामले का खुलासा उस समय हुआ जब आरबीआई ने नकली नोट जमा करवाए और मेरठ के अलग अलग बैंकों में जब नकली नोट जमा कराए गए तो आरबीआई चौकन्ना हो गया। इसके बाद में बैंक मैनेजर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। मेरठ में 5 बैंकों के मैनेजर के खिलाफ नकली नोट जमा करने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कानपुर ब्रांच में बड़ी संख्या में नकली नोट जमा कराए गए। कानपुर में नकली नोट पकड़े जाने पर पीएनबी, यूको बैंक, कैनरा और साथ ही आईओबी के मैनेजर से जवाब तलब किया गया है और जब जवाब संतोषजनक नहीं निकला तो बैंक मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई।
सोनभद्र में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। हाईडेल मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी रिंकी कोल के लिए वोट की अपील की। विपक्षियों पर वोट बैंक के लिए राजनीति करने का आरोप भी लगाया। अभी कुछ दिन पहले ही अहमदाबाद में आईएसआईएस के 4 आतंकी पकड़े गए थे। ये बात सामने आ रही है कि ये भारत के कई शहरों को दहलाने की साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत पर हमले की कसम खाने वाले ये आईएसआईएस के 4 आतंकी हैं। भारत की जमीन पर कदम रखने से पहले आईएसआईएस के चारों आतंकियों ने कसम खाई थी कि वो भारत में आत्मघाती हमले करेंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ये चारों आतंकी एटीएस के हत्थे चढ़ गए और उसके बाद पूछताछ में इनकी कुंडली खुली तो कई चौंकाने वाले पर्दाफाश हुए। क्या भारत में 26/11 की तरह हमले की साजिश रची जा रही थी? छठे चरण में 8 राज्यों में हो रहे चुनाव से पहले क्या कई शहरों में फिदायीन हमले की बड़ी साजिश रची जा रही थी? क्या दिल्ली से अहमदाबाद तक आतंकियों ने हमले का टारगेट सेट कर लिया था? पूछताछ में आतंकियों ने बताया इनके ग्रुप में 2 नुसरत और नफरान 38 बार भारत आ चुके हैं। दोनों ने भारत में कई शहरों में जाकर रेकी की और टारगेट तय किए। पाकिस्तान में रहने वाला आईएसआईएस आतंकी अबू इनका हैंडलर था। चारों आतंकियों ने अबू को अपना आमिर यानी गुरु मान लिया था और कसम भी खाई थी। अबू ने ही आतंकियों को सुसाइड बॉम्बिंग के आदेश दिए थे। फिदायीन हमले की ट्रेनिंग इसी साल फरवरी में शुरू हुई। पाकिस्तान से अबू ने उन्हें अहमदाबाद में हथियारों को इकट्ठा करने के बाद हमले को अंजाम देने के लिए सटीक जगह और समय बताने वाला था। जिस तरह से आतंकियों को फिदायीन हमले के लिए तैयार किया गया और कई शहरों पर अटैक के टारगेट दिए गए, उससे शक जताया जा रहा है कि आईएसआईएस ने 26/11 हमले की तरह ही आतंकियों को तैयार किया और उन्हें अजमल कसाब की तरह ट्रेनिंग दी गई थी। अजमल कसाब को भी हमले से पहले आतंकी मसूद अजहर ने फिदायीन की कसम खिलाई थी। जिस तरह से ये पूरी साजिश रची गई और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने श्रीलंका से फिदायीन तैयार किए, उसके बाद ये आशंका है कि पाकिस्तान ने अब आईएसआईएस की मदद से श्रीलंका में आतंकियों का लॉन्च पैड तैयार कर लिया है। अब तक भारत में घुसपैठ के लिए आतंकी नेपाल या पीओके के रूट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब उनका आतंकी रूट श्रीलंका हो चुका है। हर बार देखिए पाकिस्तान एक नए रूट का इजाफा करता है। अब हम बिल्कुल सरप्राइज नहीं होंगे अगर हम आगे आने वाले दिनों में देखें कि हो सकता है म्यांमार के थ्रू, हो सकता है सी रूट के थ्रू, हो सकता है मालदीव से वो लक्षद्वीप आए और लक्षद्वीप से फिर हिंदुस्तान आए, या ऐसी जगह आए अंडमान निकोबार आए और फिर वहां से बाई एयर कलकत्ता या चेन्नई आए। तो तमाम रास्ते जो हैं जहां से भी हिंदुस्तान आया जा सकता है, चाहे वो डायरेक्ट मीन्स द्वारा या इनडायरेक्ट मीन्स द्वारा, इन सारे रूट का इस्तेमाल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करता है। इन आतंकियों के मोबाइल फोन से इनक्रिप्टेड चैट भी बरामद की गई। आतंकियों ने कई शहरों की रेकी की और कौन से शहर इनके टारगेट पर थे, जल्द ही इसका भी पर्दाफाश हो जाएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। 24 का चुनावी रण, मतदान का छठा चरण, उत्तर प्रदेश की 14 सीट, 162 उम्मीदवार, हर सीट पर हमारी टीम तैयार, हर बूथ पर न्यूज़ 18 की नजर। आप तक पहुंचाएंगे हर खबर, सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ी टीम, नंबर 1 चैनल पर मतदान की महा कवरेज।